हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग लगाएंगे 2011 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जैसे मैंने पिछली बार लगवाया था तो उसके आगे का आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है और उसके आंसर लिखे हैं और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है, टाइम भी कम लगेगा, कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, रेयॉन से बने वस्त्र, रेयॉन से बने वस्त्र धीरे धीरे जो है वो धोना चाहिए। धीरे धीरे धोना चाहिए, हाथों से मल के धीरे धीरे धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, गीले होने से यानी गीली अवस्था में इसकी ताकत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो रेयॉन का जो वस्त्र है गीली अवस्था में इसकी ताकत कम हो जाती है, यानी वो कमज़ोर हो जाता है। गीली अवस्था में उसके फटने का डर जो रहता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से ऊन भी है, ऊन भी अपनी 40% तक मजबूती, लगभग 40% मजबूती जो है वो गीले होने पर खो देता है, ठीक है। तो इस तरीके से रेयॉन से बने वस्त्र गीले होने पर उनकी ताकत कमज़ोर हो जाती है, उनकी ताकत जो है वो कम हो जाती है, जिससे कि उनके फटने का जो है वह डर रहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो या दो से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाते हैं तो प्रत्येक रंग पहले से और अधिक क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, यानी गहरा लगेगा, ठीक है। जैसे कि कोई कलर लगाइए, कोई रंग लगाइए, उसके ऊपर देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक कलर लगाया मैंने, अब इसी के ऊपर एक और अगर कलर लगाए हम तो क्या होगा। देखिए, एक कलर लगा, अब ये पूरक रंग है कि नहीं है, देखिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल करके दिखा रही हूँ। एक कलर लगाया, दूसरा कलर लगाया, तो क्या होगा, तो जो है वो पहला वाला रंग जो और अधिक जो है वह क्या हो जाएगा, गहरा लगेगा, गाढ़ा लगने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा कि पहले से अधिक वाला रंग जो है पहले से अधिक डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एंटी बेरी बेरी फैक्टर कहलाता है। तो एंटी बेरी बेरी फैक्टर क्या कहलाता है, तो विटामिन B1। विटामिन B1 क्या कहलाता है, एंटी बेरी बेरी फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम आप लोग हमेशा याद रखिए। सारे विटामिन का रासायनिक नाम तो एकदम याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है। थायमिन, थायमिन की कमी से ही जो है बेरी बेरी, थायमिन या विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो बेरी बेरी रोग होने से किसका, हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो जो ये बेरी बेरी रोग है यह प्रभावित करता है हमारी तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे कि लकवा मारने का डर जो है वह बना रहता है। तो लकवा मारने का डर, यानी लकवा किसकी कमी से लकवा मारता है, तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन B1 की कमी से, या फिर थायमिन की कमी से, या फिर बेरी बेरी के कारण जो है शरीर में लकवा जो है वह मार देता है। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। समझ आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला जो गाढ़ा पीला दूध है वह कहलाता है, तो वो कहलाता है फ्रेंड्स, देखिए कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम। तो जब डिलीवरी होती है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी जो पहला गाढ़ा पीला दूध माँ के स्तन से निकलता है उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या करता है, इसको बच्चे को पिलाना बहुत ही आवश्यक होता है, माँ का पहला गाढ़ा दूध। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रम से इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वह स्ट्रांग होती है। अगर बच्चे का, शिशु का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता में उसकी वृद्धि होगी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे बढ़ती है। किससे? कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, किस अवस्था में विटामिन A की आवश्यकता न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम किस अवस्था में विटामिन A की हमको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि बहुत सारी अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो सब में तो हमें बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में तो ज़्यादा होती है, प्रौढ़ावस्था में थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते इसकी रिक्वायरमेंट एकदम कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में हमारे शरीर में ऊर्जा में कमी हो जाती है, हमारे शरीर की ताकत में कमी हो जाती है, इस तरीके से सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, तो रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाता है, रिक्वायरमेंट भी जो है वह कम हो जाता है। तो इस तरीके से वृद्धावस्था में विटामिन A की सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICMR के अकॉर्डिंग। देखिए, अकॉर्डिंग टू ICMR
गर्भवती महिला के लिए विटामिन डी की कितनी दैनिक मात्रा होनी चाहिए? तो दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए 10 यूजी या फिर 400 IU जो है ये किसने डिसाइड किया है? तो ICMR के अकॉर्डिंग गर्भवती महिला के लिए दैनिक विटामिन डी की इतनी आवश्यकता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है, यानी जो प्रोटीन है उसके चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। ठीक है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ यूरिया होता है। कैसे? देखिए, जब प्रोटीन हमारे बॉडी में पहुंचती है तो प्रोटीन का पाचन होता है यकृत में। यकृत जो है प्रोटीन को, देखिए प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो यकृत जो है प्रोटीन को बदलता है अमोनिया में, सॉरी अमीनो एसिड। ठीक है, ये अमीनो एसिड में विखंडित कर देता है, क्योंकि प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब ये प्रोटीन बदला अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड बदला किसमें? अमोनिया में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड किसमें बदला? अमोनिया में। अब यही अमोनिया किसमें बदलता है? तो बदलता है यूरिया में। ध्यान दीजिए, प्रोटीन विखंडित हुआ अमीनो एसिड विखंडित हुआ अमोनिया में, और अमोनिया से बना यूरिया। तो प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या है? तो है यूरिया। यूरिया ही उत्सर्जन तंत्र द्वारा फिर जो है वह वेस्ट मटेरियल जो है वह बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, मानव शरीर में कुल 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में कितने प्रतिशत खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो 4 से 5% जो है खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम इनकी रिक्वायरमेंट है। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें लघुत्व भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें लघुत्व भी कहते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए ये रक्षात्मक तत्व भी कहे जाते हैं। आपको पता होगा कि रक्षात्मक तत्व तो विटामिन को कहे जाते हैं। तो पहले नंबर पर विटामिन, ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पर विटामिन रक्षात्मक तत्व है हमारे शरीर के। फिर उसके बाद अगर इनकी कमी हो जाती है तो इनकी कमी पूरा करता है कौन? मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स से इनकी कमी पूरी हो जाती है। अगर उसके बाद भी नहीं पूरा होता है तो रक्षात्मक तत्व प्रोटीन भी कहलाते हैं। तो ये तीनों जो है हमारे शरीर के रक्षात्मक तत्व कहलाते हैं। सबसे पहले विटामिन, अगर विटामिन ऑप्शन में न दिया हो तो आप लोग खनिज लवण पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? तो देखिए, नायलॉन में पानी सोखने की क्षमता का बिल्कुल अभाव होता है, क्योंकि नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, पूरी तरीके से रसायनों से बना हुआ रेशा है, इसलिए इसमें पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है, और इसी कारण इसके वस्त्र आसानी से धुलने पे बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें पानी सोखने की क्षमता जो है वह कम होती है, कम क्या होती ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का देखिए सही क्रम लगाइए। तो सही क्रम लगाया है, देखिए सबसे पहले होगा अंडा। अंडा तो एकदम सही है, सबसे पहले अंडा से बनेगा देखिए लार्वा, ये बना लार्वा। अब देखिए यही लार्वा जो है अपने आप को जो है ऐसे 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 जो गोंद जैसा पदार्थ निकाल के अपने आप को एकदम पैक कर लेगा। ठीक है, तो लार्वा बन गया। लार्वा से देखिए, लार्वा से बनेगा ये प्यूपा। पैक कर लिया इसने अपने आप को, तो और अपने आप को अंदर सेव कर लिया, तो बन गया प्यूपा। और यही प्यूपा फिर क्या हो जाता है? कीड़े का रूप लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, सिल्क हम लोग किस अवस्था में निकालते हैं? तो सिल्क निकालते हैं हम लोग कीड़े की प्यूपा की अवस्था में ही सिल्क को निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कीड़ा जो है वो बाहर निकल गया तो ये क्या हो गया? ये क्रैक हो गया। क्रैक हो जाने से क्या हो जाता है? सिल्क के लंबे धागे हमें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि प्यूपा की अवस्था में ही सिल्क जो है वह निकाल लिया जाता है। गर्म पानी में प्यूपा को डुबो दिया जाता है, जिससे कि अंदर का जो कीड़ा होता है वो मर जाता है, और जो गोंद जैसा पदार्थ होता है वो भी हल्का हो जाता है, और जो धागे जो है वो अलग हो जाते हैं। आई होप एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कृत्रिम रेशम कहते हैं। कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? तो देखिए, रेयॉन को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। रेयॉन क्या है? एक मानव निर्मित रेशा है, यानी यह कृत्रिम रेशा की श्रेणी में आता है। जबकि इसका जब बनता किससे? ये सेल्यूलोजिक है, बनता पूरी तरीके से
सेल्यूलोज से है, लकड़ी के लुगदी से बनता है, लेकिन चूंकि यह मानव निर्मित है इसीलिए यह कृत्रिम जो है वह तंतु है। यह रेशम, इसमें जो जितनी भी क्वालिटी है सारी किसके समान है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल रेशम जैसी है, इस कारण इसे जो है कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का सोर्स नहीं है। तो ध्यान दीजिए, खरगोश से हमें ऊन मिलता है, खरगोश, बकरी, ऊंट, ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें, और भेड़, इन सब चीज़ों से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन में हिरन था तो हिरन से हमें ऊन नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, अगर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है तो आई होप आप लोगों को चीज़ें तब भी समझ में आ रही होंगी। और देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस तरीके से हम लोगों को तैयारी करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखाई देता है। तो देखिए कपास का तंतु जो है अनुप्रस्थ काट में लंबा दिखाई देता है। ये देखिए कपास का तंतु है, इसमें जो है एक नलिका बनी रहती है जिसमें कि कौन सा पदार्थ भरा होता है। तो इसमें देखिए ल्यूमेन नामक पदार्थ जो है इसके सेंटर में भरा होता है। तो ये इस तरीके से अनुप्रस्थ काटने पर ये लंबा दिखाई देता है। और इसी तरीके साथ में देख लेते हैं अनुदैर्घ्य यानी कि लंबवत में, ये तो ऐसे हम लोगों ने काटा अनुप्रस्थ काट में, और जब इसको हम लोग लंबे में काटेंगे, लंबे में अगर काटेंगे तो ये बल खाए हुए फीते के समान जो है वह लगता है। और इसके अंदर जो है इस तरीके से नली बनी रहती है और इसमें कौन सा पदार्थ होता है, तो ल्यूमेन नामक पदार्थ जो है वह बना होता है। तो इस तरीके से जो है कपास का तंतु दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश, देखिए फ्रेंड्स ये 2011 का क्वेश्चन पेपर है और उसमें आयोग ने चीन को माना है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक कपास उत्पादित करने वाला क्षेत्र यूएस है, यूएस, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क भी है कि आप इसको आप गूगल से सर्च करके इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा कि कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। ये 2011 का पेपर है इसीलिए उसमें आंसर है चीन, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में यूएसए है। अभी आप लोग इसको करेक्ट करके हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कॉटन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है, ठीक है। तो कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है, तो ऑप्शन है लपेटा हुआ रेशम जो है वह स्वनिर्मित नहीं है। कैसे, देखिए रेशम जो है ना वह दो तरीके का होता है, ध्यान दीजिएगा, रेशम दो तरीके का होता है, एक तो उत्पादित, ठीक है, और दूसरा क्या है, स्वनिर्मित। बहुत ध्यान से देखिएगा, रेशम दो प्रकार के हैं, उत्पादित और स्वनिर्मित रेशम, ठीक है। तो जो उत्पादित रेशम है, उत्पादित रेशम